Good evening. Good evening. Good evening, all of you. तो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. अब एक अलग से छोटा सा टॉपिक है मॉस्किटो रिलेटेड इश्यूज. काफ़ी आता है एग्जाम में ये मॉस्किटो रिलेटेड इश्यूज. मॉस्किटो भी लिख लो, इसमें फ्लाइज, मक्खी वगैरह भी इसमें आ जाएगी. मॉस्किटो या फ्लाइज रिलेटेड इश्यूज. सबसे पहले एक बीमारी का जिक्र करते हैं, मलेरिया. मलेरिया मलेरिया कॉज्ड बाय एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम. प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम प्रोटोजोआ. तो क्वेश्चन दोनों तरह बन जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है. सिंपली प्रोटोजोआ भी पूछ सकता है, नाम ना पूछे, या पूछ सकता है किस प्रोटोजोआ के कारण है उसका नाम. तो पूरा नाम ना भी याद रखें, प्लाज्मोडियम वर्ड याद रख सकते हैं. पूरा वर्ड नहीं भी याद रहे, प्लाज्मोडियम शब्द याद कर लीजिए. तो मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, जो कि एक प्रोटोजोआ का नाम है. अब फ्लाई या मॉस्किटो का क्या रोल है, ये क्या करते हैं देखो. जैसे ये प्रोटोजोआ या वायरस या कोई और ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने आप से नहीं, मॉस्किटो के माध्यम से ये दूसरे बॉडी में एंटर कर जाता है. जैसे मान लो कि कोई वॉर्म है और वो वॉर्म मॉस्किटो ने पिक किया और ह्यूमन की बॉडी में ड्रॉप कर दिया, या कोई वायरस उसने कहीं से पिक किया और किसी की बॉडी में ड्रॉप कर दिया. सारे मॉस्किटो या सारे फ्लाई बीमारी नहीं करते. मेजॉरिटी आप देखेंगे मॉस्किटो में फीमेल मॉस्किटो प्रॉब्लम करते हैं. फीमेल मॉस्किटो वो कैरियर का काम करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं. तो कैरियर ये फीमेल मॉस्किटो या फ्लाई की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्ट करते हैं कैरियर की तरह. और ये इन ऑर्गेनिज्म को कैरी करके किसी ह्यूमन की बॉडी में ड्रॉप कर देंगे. तो कुछ प्रकार की बीमारियां हो सकती है. मतलब मॉस्किटो के खुद के अंदर वो बीमारी नहीं है, मॉस्किटो उसको कैरी करने का काम करता है. मॉस्किटो या फ्लाई के खुद के अंदर वो चीज मौजूद नहीं है, वो कहीं से आया. और सारे मॉस्किटो और सारे फ्लाई नहीं, कुछ मॉस्किटो और कुछ फ्लाई ऐसा करते हैं. जैसे मेल मॉस्किटो होता है, मेल मॉस्किटो का जो लाइफ स्पैन होता है वो 6-7 दिन ही जिंदा रहता है. अपने आप से भी मेल मॉस्किटो 6-7 दिन ही जिंदा रहता है. और मेल मॉस्किटो ब्लड वगैरह को नहीं खींचता. फीमेल मॉस्किटो करती है कैरियर की तरह एक्ट. जो भी ये कैरी करने का काम करती है, फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है, मेल मॉस्किटो नहीं. तो सबसे पहली बात, सभी मॉस्किटो और सभी फ्लाई बीमारी नहीं कराते. फीमेल मॉस्किटो कैरी कर सकते हैं और कुछ फ्लाइज ऐसी हैं जो कैरी कर सकती हैं ऑर्गेनिज्म को और कुछ तरह की बीमारियां करा सकती हैं. जैसे कि मलेरिया होने के लिए जिम्मेदार है ये प्रोटोजोआ. इस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम. तो मलेरिया कॉज्ड बाय दिस प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम. पर ये क्या अपने आप से बॉडी में चला जाता है? नहीं, इसको कैरी करने का काम करती है फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो. अब ये प्रोटोजोआ कैरी कौन करेगा? तो दिस प्रोटोजोआ फाल्सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम प्रोटोजोआ कैरीड बाय दिस प्रोटोजोआ is carried by female Anopheles mosquito. This protozoa is carried by female Anopheles mosquito and through bite and through mosquito bite
and through this mosquito bite the protozoa enters into human body। तो मलेरिया कॉज्ड बाय दिस प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ये प्रोटोजोआ कैरी करने का काम करेगी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, और इस मॉस्किटो बाइट के द्वारा जब ये काट लेगा ह्यूमन को तो ये प्रोटोजोआ ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा और बीमारी कर देगा मलेरिया। तो पॉइंट समझ आया? मलेरिया किसके कारण है? इस प्रोटोजोआ के कारण। ये प्रोटोजोआ का माध्यम क्या है, हमारी बॉडी में पहुंचा कैसे? इस मॉस्किटो के द्वारा। मतलब कोई भी मॉस्किटो या कोई भी मक्खी इस प्रोटोजोआ को कैरी नहीं कर सकती, पर्टिकुलर ये वाला मॉस्किटो उसको कैरी करता है। अब आप कहेंगे सर डेंगू भी क्या यही मॉस्किटो करा देगा? क्या चिकनगुनिया वाला वायरस भी इसी मॉस्किटो से हो जाएगा? नहीं, अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो अलग अलग प्रकार की चीजों को कैरी कर सकते हैं, और हर मॉस्किटो कैरी नहीं करता। मॉस्किटो में फीमेल मॉस्किटो कैरी करता है। फीमेल मॉस्किटो जो है वो कैरियर की थ्रेट करती है, मेल मॉस्किटो नहीं। ठीक है, तो मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ इस मॉस्किटो के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और बीमारी करा देगा मलेरिया। ये नोट करना है, नोट कर लो, फिर मैं आगे लिखूं। कब मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे? वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। ये अलग क्वेश्चन हो गया। वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। यहां तक पहले कंप्लीट करिए, कुछ नोट करना हो नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। बहुत क्वेश्चन आते हैं, मॉस्किटो वगैरह पे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जहां कोई कैरियर चाहिए, जैसे मान लो डाकिया है, डाकिया का काम क्या है? जो चिट्ठियां आई हैं, जो पोस्ट आई है, लेटर आए हैं, पोस्टमैन क्या करेगा? उसमें देखेगा किसका एड्रेस है, और एड्रेस जो है उसी एड्रेस पर ड्रॉप कर देगा। तो मॉस्किटो का काम भी कैरियर की तरह है, पोस्टमैन की तरह, ये मानो। तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज, जहां पे मच्छर, मक्खी या और कोई ऑर्गेनिज्म अगर कैरी करने का काम करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने का काम करे और बीमारी कराए, ऐसी बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिजीज कहलाती हैं। तो यहाँ पे मॉस्किटो या फ्लाई, ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? ये एक्ट कर रहे हैं एज अ कैरियर, एक्ट लाइक कैरियर। तो मच्छर है, मक्खी है, कुछ और भी इंसेक्ट होते हैं जो इस तरह से कैरी करने का काम करते हैं, इनको कैरियर कहा जाता है। कि ये सोर्स तो नहीं है उस वायरस या उस प्रोटोजोआ का, ये सोर्स नहीं है, किसी सोर्स से लेकर आने का काम कर रहे हैं, पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, कैरियर का काम कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां, इनके कारण जो बीमारियां होती हैं इनको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। इनके कारण जो बीमारियां होती हैं इनको कहते हैं नोन एज वेक्टर बॉर्न डिजीज, known as vector borne disease। तो मच्छर, मक्खी, कुछ इंसेक्ट, ये जो कैरियर जो हैं, कैरियर कुछ ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बीमारी कर सकते हैं, इनके द्वारा होने वाली बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिजीज कहलाती हैं। कई बार आपने सुना होगा वेक्टर बॉर्न शब्द। वेक्टर बॉर्न का मतलब ये होता है मच्छर, मक्खी, ये किसी सोर्स से या कोई इंसेक्ट किसी सोर्स से लेकर कोई ऑर्गेनिज्म लाया, ह्यूमन बॉडी में ड्रॉप कर दिया, बीमारी करा दी, ऐसी बीमारियों को वेक्टर बॉर्न कहा जाता है। जहां पर कोई माध्यम है ऑर्गेनिज्म को लाने के लिए, बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाने के लिए कोई माध्यम काम कर रहा है, कोई मॉस्किटो, कोई फ्लाई, कोई इंसेक्ट, उसके द्वारा ये ट्रेवल कर रहा है। तो मॉस्किटो या फ्लाई या कुछ इंसेक्ट ये कैरियर की तरह काम करते हैं, कैरियर की तरह काम करते हैं, और कैरियर के द्वारा जो ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसी बीमारियों को वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। ये वर्ड क्लियर है?
इनका रोल होता है कैरियर की तरह, और ये बीमारियां, इनके द्वारा जो होने वाली बीमारियां, इन्हें कहा जाता है वेक्टर बॉर्न डिजीज। जैसे कि एग्जांपल मलेरिया, जो एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है, पर इस प्रोटोजोआ का कैरियर कौन है, इसको लेकर जाने वाला कौन है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो वो काम करती है कैरियर की तरह, और इसकी बाइट के द्वारा, इसके काटने के द्वारा ये प्रोटोजोआ ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा। पहली बीमारी हमने बात की मलेरिया, पहली डिजीज मलेरिया। मॉस्किटो में भी ध्यान रखें, मेल मॉस्किटो और फीमेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो एंड फीमेल मॉस्किटो, इनका लाइफ स्पैन कितने दिन ये जिंदा रहते हैं? मेल मॉस्किटो 6 to 7 days, और फीमेल मॉस्किटो लगभग, अब अलग अलग मॉस्किटो हैं, जनरली एवरेज में लिख रहा हूं 8 वीक्स, लगभग 2 महीने। मेल मॉस्किटो 6 से 7 दिन इसका लाइफ स्पेन रहता है, इतने दिन जिंदा रहता है, और फीमेल मॉस्किटो तकरीबन 8 हफ्ते जिंदा रहती है, मतलब 2 महीने लगभग। अब मॉस्किटो भी बहुत प्रकार के हैं, मैं एवरेज लिख रहा हूँ, ये फीमेल मॉस्किटो भी बहुत प्रकार की, तो वो भी 8 हफ्ते एवरेज लिख रहा हूँ मैं, ये मैं समझना कि सारे इतने दिन, कोई 20 दिन, कोई 40 दिन, कोई 2 महीने से थोड़ा 50 दिन तक, पर लगभग इतना रहता है। मॉस्किटो फ्लाई करता है लगभग 50 किलोमीटर तक। मेल मॉस्किटो का लाइफ स्पैन 6 से 7 दिन, ये कैरियर की तरह एक्ट नहीं करता। प्लांट का जो नेक्टर वगैरह होता है मेनली उस पर डिपेंड करता है। ये प्लांट का जो नेक्टर होता है, फ्लावर का नेक्टर, प्लांट का नेक्टर, जो जूस होता है प्लांट वगैरह का, ये उस पर डिपेंड रहता है। ये ब्लड को सक नहीं करता, ये ब्लड को नहीं खींच रहा, ये ब्लड को खाती, ये ब्लड को पीती है फीमेल मॉस्किटो, ये ब्लड पे डिपेंड करती है, ये नहीं। तो मेल मॉस्किटो ये कैरियर की तरह एक्ट नहीं करता। फीमेल मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर, एक्ट एज कैरियर। मेल मॉस्किटो नॉट एक्ट एज कैरियर। लाइफ साइकिल भी इसका कम होता है बहुत, मेल मॉस्किटो का। तो ये कैरियर नहीं है, और ये कैरियर होती है। फीड ह्यूमन और एनिमल ब्लड, ये ब्लड को फीड करती है, ब्लड पे डिपेंड करती है। मेल मॉस्किटो मेनली डिपेंड ऑन प्लांट नेक्टर। मेल मॉस्किटो मेनली डिपेंड ऑन प्लांट नेक्टर, प्लांट का जूस होता है उस पर डिपेंड करता है। और मॉस्किटो लगभग फ्लाई करता है 50 किलोमीटर। मेल फीमेल मॉस्किटो फ्लाई करते हैं लगभग 50 किलोमीटर, तकरीबन 50 किलोमीटर। तो मेल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग है। मेल मेनली प्लांट नेक्टर पर डिपेंड करता है, फीमेल ह्यूमन एनिमल ब्लड पर डिपेंड करती है। फीमेल की लाइफ ज्यादा है, मेल की कम। और मॉस्किटोज कैन फ्लाई अराउंड, मॉस्किटोज कैन फ्लाई अराउंड 50 किलोमीटर, तकरीबन 50 किलोमीटर फ्लाई करता है। मॉस्किटो कैन फ्लाई अराउंड 50 किलोमीटर।
नोट करना है कर लो, फिर आगे लिखें। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज में केवल मच्छर और मक्खी नहीं है, कुछ और भी ऐसे उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म कुछ हैं, कुछ इंसेक्ट हैं वेक्टर बॉर्न में, वो भी आ सकते हैं। पर यहाँ हमें बेसिकली मॉस्किटो और फ्लाई के बारे में बात करनी है। जनरली जो बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं, ज़्यादा आप जानते हैं, वो मॉस्किटो और फ्लाई वाली हैं। वेक्टर बॉर्न में और भी कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। तो कैरियर की तरह काम करने का मतलब ऑर्गेनिज्म को लेके जाने वाला है। तो मॉस्किटो और फ्लाई वाली बीमारियां ज़्यादा कॉमन है, एग्जाम के हिसाब से हमको वो पढ़नी है। पर अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि वेक्टर बॉर्न क्या मच्छर और मक्खी के लिए बोला जाता है, नहीं, और भी इस प्रकार के कैरियर जो हो सकते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज में। मच्छर मक्खी ज्यादा कॉमन है, उसके अलावा कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण बीमारियां, ये ऑर्गेनिज्म बीमारी करने वाले ट्रेवल कर जाते हैं, तो वेक्टर बॉर्न में वो भी आ जाएंगे। तो मच्छर मक्खी ये सब भी वेक्टर बॉर्न डिजीज ही है, ये सब इनके कारण फैलती हैं। पर क्या सिर्फ मच्छर मक्खी के कारण हो सकती हैं? और भी कैरियर हो सकते हैं। यहाँ फिलहाल हम जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं मच्छर मक्खी वाली बात कर रहे हैं। फ्लाई के केस में मेल फीमेल अलग अलग मत लिखो, जैसे मैं सिंपली आपको बता दूं, हाउस फ्लाई जो होती है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? ये लगभग 20 से 25 दिन, या लिख लो इसका एवरेज 20 से 30 डेज। और ये फ्लाई करती है अराउंड 7 किलोमीटर। ये एक बार में ट्रेवल करती है 7 किलोमीटर तक फ्लाई कर जाती है। 20 से 30 दिन फ्लाई करती है, लगभग 7 किलोमीटर। मॉस्किटो ज़्यादा दूरी ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, ये नोट करना है। अब एक पॉइंट देखें, तो हमने समझ लिया कि मेल मॉस्किटो कैरियर की तरह काम नहीं करता, फीमेल मॉस्किटो कैरियर की तरह काम करती है, पर अलग अलग फीमेल मॉस्किटो अलग अलग बीमारी कराने के लिए जिम्मेदार है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बात अगर करें तो फीमेल एनाफिलिस मलेरिया कराने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मलेरिया वाला जो प्रोटोजोआ है, मलेरिया कराने वाला जो प्रोटोजोआ है, उसको ये कैरी करने का काम करती है, और बाइट के द्वारा, काटने के द्वारा ये इस प्रोटोजोआ को बॉडी में ड्रॉप कर देगी, प्रॉब्लम हो जाएगी मलेरिया। और मलेरिया बड़ी खतरनाक बीमारी, दुनिया में 90% से ज्यादा केसेस मलेरिया के अफ्रीका में होते हैं। अब इसके बारे में और चर्चा करें जरा। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। इसके बारे में कुछ और चीजें देखें। मलेरिया की जो दवा है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग होती है क्विनीन। मलेरिया की दवा का नाम है क्विनीन। ये दवा किससे मिलती है? साउथ अमेरिका में एक प्लांट पाया जाता है, सिंचोना उसका नाम है। सिंचोना एक प्लांट होता है, उसकी बार्क, उसके छाल से बनती है क्विनीन, और ये पहले से अवेलेबल है। तो क्विनीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ, बार्क मतलब छाल, बार्क ऑफ सिंचोना प्लांट। सिंचोना प्लांट, ये कहां का प्लांट है? साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लांट सिंचोना, इससे बनती है मलेरिया की दवा क्विनीन। तो एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंचोना प्लांट, जो कि एक साउथ अमेरिकन प्लांट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ब्राजील वगैरह में जैसे कि एग्जांपल। तो एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन मलेरिया की दवा है, जो यहाँ पर इस प्लांट से बनती है, सिंचोना प्लांट के छाल से, जो कि एक साउथ अमेरिकन प्लांट है। क्या मलेरिया का कोई वैक्सीन भी है? वैक्सीन 1990 के आसपास, बल्कि 1987 के आसपास डेवलप तो हुआ था, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अप्रूवल नहीं दिया था, मान्यता नहीं दी थी उसको यूज करने के लिए। कुछ साल पहले 2019 के आसपास जाके WHO ने अप्रूवल दिया था
दुनिया के पहले मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को अफ्रीका में 90% से ज़्यादा वर्ल्ड में जो मलेरिया के केसेस हैं वो अफ्रीका में हैं। और वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन 1987 के आसपास ही तैयार हो गया था, पर उसके इस्तेमाल को अप्रूवल नहीं दे रहा था WHO। पर अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले अप्रूवल दिया था अफ्रीका में इस्तेमाल को। 3 कंट्री में, मालावी, केन्या और घाना। मालावी एक कंट्री है, घाना एक कंट्री है और केन्या, 3 कंट्री में अप्रूवल दिया था। अभी 2024 में अफ्रीका का ही एक कंट्री है कैमरून। 11 कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर वहां इकट्ठा हुए, उन्होंने मीटिंग की और एक कमिटमेंट अपना जाहिर किया मलेरिया को खत्म करने के लिए। बैठ के कसम वसम खाए, कमिटमेंट अपना एक दर्शाया उन्होंने कि मलेरिया को खत्म करना है। 11 कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर अफ्रीका में, कैमरून एक कंट्री, वहां इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने कमिटमेंट लिया कि हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। वैक्सीन वगैरह को अप्रूवल WHO ने दे दिया है, वैक्सीन भी अवेलेबल है। कैमरून ने एक प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है, एक प्रॉपर डिटेल्ड प्रोग्राम कैमरून ने शुरू कर दिया है, एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम, रूटीन में वैक्सीन मलेरिया के लगाए जाएंगे। कैमरून ने प्रोग्राम शुरू भी कर दिया। और वो जो 11 कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर ने बैठ के मीटिंग की है, कैमरून की राजधानी योंडे वो जगह है कैमरून की राजधानी, उसके नाम पर ही इस डिक्लेरेशन को कहा गया है योंडे डिक्लेरेशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए योंडे डिक्लेरेशन क्या चीज है, करंट में ही बताया था मैंने, फिर मैं आपको यहां बता रहा हूं। येंडो डिक्लेरेशन, कैमरून की राजधानी योंडे, जहां 2024 में 11 देशों के हेल्थ मिनिस्टर, अफ्रीका के 11 कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, उन्होंने कमिटमेंट अपना एक लिया है कि हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। कैमरून ने प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है मलेरिया एलिमिनेशन का। वो जो पहला वैक्सीन है मलेरिया का, उसका नाम है RTS-S, ग्लैक्सोस्मिथलाइन कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी, उनके द्वारा बनाया गया। ब्रांड नेम जिस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, इसका नाम होता है मॉस्किरिक्स। ब्रांड नेम मॉस्किरिक्स के नाम से मार्केट में बिकता है। ये नोट करें। ये लिख लिया, एंटी मलेरियल ड्रग का नाम क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, इसका नाम है RTS-S। वैक्सीन का नाम ये है RTS-S, पर जिस ब्रांड नेम के नाम से ये मार्केट में मिलता है, ये मिलता है मॉस्किरिक्स के नाम से। इसका जो ब्रांड नेम है वैक्सीन का, वो है मॉस्किरिक्स। इस ब्रांड नेम से अवेलेबल है मॉस्किरिक्स। तो वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन RTS-S, ब्रांड नेम मॉस्किरिक्स, डेवलप्ड बाय ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथलाइन। डेवलप्ड बाय ग्लैक्सो स्मिथलाइन, ब्रिटिश कंपनी। तो वैक्सीन कोई अभी नहीं बना है, वैक्सीन तो बहुत पहले से अवेलेबल है, पर अप्रूवल नहीं मिला था इस्तेमाल करने के लिए। WHO ने अप्रूवल दे दिया है अफ्रीका में इस्तेमाल के लिए। तो वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम RTS-S, ब्रांड नेम मॉस्किरिक्स के नाम से बिकता है, ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथलाइन के द्वारा बनाया गया था, अप्रूव्ड बाय WHO। WHO gave its approval to use this vaccine. WHO gave its approval to use this vaccine, जैसे कि अप्रूवल दिया था मालावी में, घाना, केन्या, यहाँ पर तो पहले ही अप्रूवल दिया था इन कंट्रीज में। अभी कैमरून वगैरह में भी अप्रूवल मिल चुका है, कैमरून भी इस्तेमाल कर रहा है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
इन्होंने अप्रूवल दे दिया था इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए। अप्रूवल ज्यादा पुराना नहीं है, अप्रूवल 5-6 साल पहले ही मिला है। वैक्सीन तो 1987 के आसपास ही बन चुका था, पर WHO ने अप्रूवल इसके इस्तेमाल को भी कुछ साल पहले दिया, 5-6 साल पहले। सबसे पहले इन 3 कंट्री में अप्रूवल दिया था, मलावी, घाना और केन्या में, और अभी हाल ही में कैमरून को भी। तो कैमरून एक रूटीन प्रोग्राम अब शुरू कर दिया है मलेरिया के ऊपर। अगर क्वेश्चन आ जाए अभी हाल ही में किस कंट्री ने एक रूटीन प्रोग्राम मलेरिया पे कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया है, कैमरून। हाल ही में शुरू किया है कैमरून ने एक प्रोग्राम। योंडे डिक्लेरेशन। योंडे है कैपिटल ऑफ कैमरून, कैपिटल ऑफ कैमरून। In 2024, 11 African countries health ministers passed a joint declaration to show their commitment to end malarial deaths। तो क्या क्वेश्चन हो गए? WHO ने अप्रूवल दे दिया इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए। योंडे डिक्लेरेशन अभी 2024 में बैठक हुई है। 11 देशों के 11 अफ्रीकन कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक डिक्लेरेशन पास किया है जिसको योंडे डिक्लेरेशन नाम दिया गया है कि मलेरिया के कारण अफ्रीका में जो मौतें होती हैं उनको कैसे रोका जाए। मलेरिया के कारण जो मौतें होती हैं उन पे कैसे रोक लगाई जाए। और कैमरून ने अभी एक कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम शुरू भी किया है मलेरिया को लेकर। तो योंडे डिक्लेरेशन 2024 में 11 अफ्रीकन कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, एक डिक्लेरेशन पास किया जो उनके कमिटमेंट को दिखा रहा है कि मलेरियल डेथ को खत्म करने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे। और कैमरून ने अभी एक प्रोग्राम, कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम शुरू भी कर दिया मलेरिया के लिए, मलेरिया वैक्सीनेशन के लिए। रिसेंटली कैमरून स्टार्टेड routine malarial vaccination program। Recently Cameroon started routine malarial vaccination program। कहीं स्पीड तेज हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो, बता दीजिएगा तुरंत। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिएगा। आगे बढ़े। अब हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्या इंडिया का भी कोई प्रोग्राम है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए? तो नेशनल प्रोग्राम एक ऑलरेडी इंडिया का चल रहा है,
2016 से 30 तक के लिए। उसका नाम है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ये प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में, NFME। तो इन इंडिया नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, दिस प्रोग्राम इज ongoing. NFME is ongoing program और इसका जो ड्यूरेशन है 2016 से 2030 तक का। तो इंडिया में NFME नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इज ऑनगोइंग प्रोग्राम फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, नाम में ही लिखा है ऑनगोइंग प्रोग्राम फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। और इसका जो ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का जो पीरियड रहा है, टाइम पीरियड 2016 से 2030, मतलब हमारा जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है 2030 तक का टारगेट है। तो क्वेश्चन क्या बनता है भाई, दुनिया में क्या चल रहा है वो देखा, अब इंडिया का कोई प्रोग्राम है कि नहीं, मलेरिया केसेस इंडिया में भी है। तो इंडिया में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन NFME, ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, और इसका पीरियड 2016 से 2030 तक का है कि 2030 तक हमें मलेरिया खत्म करना है इंडिया में। 2030 तक मलेरिया इंडिया में खत्म करना है। साउथ एशिया के अंदर भारत और उसके पड़ोसी देशों में अगर देखें तो कुछ कंट्री ऐसे हैं जो मलेरिया खत्म कर चुके हैं, वहां पे मलेरिया केसेस अब नहीं है। 3 साल तक अगर कोई नया केस नहीं आता तो WHO उसको फ्री डिक्लेयर कर देता है। लगातार 3 साल कोई नया मामला अगर नहीं आए तो WHO उसको फ्री डिक्लेयर कर देता है। हमारे साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, श्रीलंका, मालदीव्स और अभी हाल ही में चाइना, ये तीनों मलेरिया फ्री हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए नहीं हो पाया, चाइना फ्री हो गया, ये मलेरिया फ्री हो चुके हैं पड़ोसी देशों में। तो आप ये कहेंगे कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री में कंपैरिजन करेंगे, मालदीव 2015 में फ्री हो गया था, श्रीलंका 2016 में, और कुछ साल पहले चाइना भी फ्री हो गया मलेरिया से। इंडिया का टारगेट है 2030 तक हम फ्री हो पाएंगे। इंडिया 2030 तक हो पाएगा, प्रोग्राम चल रहे हैं, पर अभी टारगेट है 2030 तक हम फ्री हो पाएंगे। ये कंट्री मलेरिया फ्री हो गए हैं। इंडिया के लिए पूछे तो इंडिया पोलियो और स्मॉल पॉक्स, पोलियो तो दुनिया के काफी कंट्रीज से खत्म हो चुका है, पाकिस्तान वगैरह में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगह है, पर बड़े बड़े देशों में कई जगह पोलियो खत्म है। दुनिया के लगभग देशों से कुछ कुछ जगह है। पोलियो और स्मॉल पॉक्स ये दोनों से इंडिया फ्री है, पर इंडिया मलेरिया से फ्री नहीं है, मलेरिया केसेस बहुत है। तो इंडिया पोलियो और स्मॉल पॉक्स फ्री है, श्रीलंका, मालदीव, चाइना मलेरिया फ्री। तो पोलियो दुनिया के ज्यादातर देशों से खत्म हो चुका है। कुछ कंट्री हैं, कुछ गरीब देशों की स्थिति गड़बड़ है, वहां पे पोलियो केसेस अभी भी हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका की कुछ कंट्री, पर जो भी बड़े बड़े देश जो आप जान रहे हैं, लगभग कंट्रीज से पोलियो खत्म हो चुका है। तो अब ये मत समझिएगा यहाँ पोलियो केसेस हैं, पोलियो लगभग यहाँ भी खत्म हो चुके हैं। पोलियो केसेस जब ज्यादा इन जगहों पर नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन जगहों पर हैं, तो पोलियो दुनिया में कुछ ही कंट्रीज में रह गया है। वो मैं जब पोलियो के बारे में चर्चा करूंगा तो बता दूंगा। ठीक है, ये मलेरिया फ्री है इंडिया, पोलियो स्मॉल पॉक्स फ्री है। 90% मलेरिया केसेस दुनिया में, 90% ऑफ मलेरिया केसेस ये कहां होते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कोई एक कंट्री नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें 55 कंट्रीज हैं। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जहां 55 कंट्रीज हैं, 55 देश हैं वहां पर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं। मलेरिया केसेस बहुत कॉमन, और 90% से ज्यादा केसेस अकेले अफ्रीका से होता है मलेरिया। 90% से ज्यादा केसेस मलेरिया के अकेले अफ्रीका से होते हैं।
और मलेरिया जानलेवा बीमारी है, डेडली डिजीज है। गरीब देशों में स्थिति बड़ी खराब हो जाती है सब केसेस बढ़ने पर, क्योंकि ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। और अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा बीमारियां जो हैं, जहां गरीब देश हैं इन्वॉल्व हैं, तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के लिए एक इसका इकोनॉमिक एंगल भी है, जो बड़ा इनह्यूमन भी है पर ट्रूथ है। इनह्यूमन है पर ट्रूथ है। ऐसी बीमारियां जो अमेरिका, यूरोप, ऐसे देशों में जो बीमारियां फैलती हैं ज़्यादा, उनके लिए वैक्सीन कम टाइम में अवेलेबल हो गए। अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देखो, कारण है कि वो बहुत बड़ा मार्केट है, पेइंग कैपेसिटी है लोगों की, इकोनॉमी अच्छी है, पे कर सकते हैं, कंपनियों को फायदा मिल सकता है। पर जो बीमारियां अफ्रीका तक सीमित हैं, बहुत कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका ओरिजिन अफ्रीका है, और कई बीमारी जिनको 40-50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उनके वैक्सीन नहीं बने, क्योंकि अगर वो बीमारियां अमेरिका, यूरोप तक फैल जाएं, तब तो वैक्सीन तुरंत तैयार कर देंगे वो कम से कम टाइम में। पर क्योंकि अफ्रीका तक अगर लोकलाइज बीमारियां हैं, तो उनको मार्केट नहीं मिल रहा, रिवेन्यू नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो कई कंपनीज का इंटरेस्ट भी उस तरफ पूरा पूरा नहीं है। हार्श ट्रुथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रुथ है और सच्चाई इस बात की, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट उनको नहीं मिल पाता। जहां पैसा आएगा, कंपनी, वही बिजनेस है ना, जहां पे कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा वहीं पर वो उन बीमारियों पे वो काम करेंगे। तो अफ्रीका वगैरह में जो बीमारियां अफ्रीका तक सीमित हैं पर खतरनाक हैं, जानलेवा हैं, जैसे इबोला का आपने नाम सुना होगा, तो कई बीमारियां जो कई साल से अफ्रीका वगैरह में है, काफी जानलेवा है, बहुत खतरनाक बीमारियां, उनके वैक्सीन तैयार नहीं कर पाए क्योंकि उनको मार्केट भी नहीं मिलता। ये भी एक बड़ी सच्चाई कि इकोनॉमी का खेल है उसमें। पर अमेरिका, यूरोप वगैरह में बीमारियां फैलती हैं, थोड़ा 2-4 साल ही पैनिक होता है तो वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। ठीक है। इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं, वो सब भी अलायंस बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं मलेरिया एलिमिनेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए। जैसे 2019 के आसपास एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, मेरा इंडिया कैंपेन। मेरा इंडिया, इसका नाम था मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, मतलब ग्रुप, रिसर्च ग्रुप जो मलेरिया एलिमिनेशन के लिए काम करे। तो स्टार्टेड बाय ICMR, लॉन्च्ड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बाय द ईयर 2030। तो मेरा इंडिया मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, मतलब रिसर्च संस्थाओं वाला एक ग्रुप जो रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देंगे। ICMR ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। ICMR ने ही कोवैक्सीन वाला जो फार्मूला है वो इन्हीं का बनाया हुआ है। कोविड के 2 वैक्सीन आप जानते हैं, तो कोविशील्ड जानते हैं, कोवैक्सीन इंडिया में 2 लगे थे। तो इंडिया में एक तो कोविशील्ड लोगों को लगा था और कोवैक्सीन लगा था। कोविशील्ड का प्रोडक्शन ज्यादा था, ज्यादा लोगों को लगा कोविशील्ड, ज्यादा लोगों को लगा था कोविशील्ड। पर कोवैक्सीन जो हमारा अपना बनाया हुआ इंडिया का वैक्सीन, उसका नाम ICMR ने बनाया था, कोवैक्सीन उसका नाम। साइड इफेक्ट अभी उसके भी हैं, वो भी न्यूज में चल रहा था, पर ICMR ने रोक लगा दी कि नहीं नहीं, आप ये सब चीजें मत फैलाओ, ये सब खबर मत फैलाइए कोवैक्सीन को लेकर, क्योंकि कोविशील्ड को लेकर पहले ही खबर आ गई थी। वही बता दूंगा मैं, देखो इसको। तो मेरा इंडिया एक कैंपेन, एक ये अलायंस ग्रुप ICMR के द्वारा शुरू किया गया टू मेक इंडिया free from malaria by 2030। तो मेरा इंडिया कैंपेन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया को मलेरिया फ्री करना 2030 तक। साइड इफेक्ट तो है ही उसमें। जब कबूल दिया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कंपनी जिसने फार्मूला बनाया उन्होंने कबूल दिया। वही बता रहा हूँ मैं, चलो वो पॉइंट बता दे रहा हूँ, पहले ये नोट कर लो। तो मेरा इंडिया कैंपेन, ये भी मलेरिया संबंधित।
रिसर्च ग्रुप जो इस पर काम करे, मलेरिया कैसे 2030 तक भारत से खत्म हो। आगे बढ़े। कोविड के लिए अब ICMR की चर्चा हुई है, जरा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ बैकग्राउंड आपको। करंट अफेयर वगैरह में कई बार बताया है मैंने, साइड में कहीं नोट कर लो, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। एक वैक्सीन, देखो कोविड का सबसे पहला जो वैक्सीन था कोविड का, सबसे पहला वैक्सीन था कोविड का स्पुतनिक वी, ये रशिया का था। कोविड का सबसे पहला जो वैक्सीन बना था उसका नाम था स्पुतनिक वी, रशिया का डेवलप किया हुआ। एक वैक्सीन कोविशील्ड, कोविशील्ड ये फार्मूला इंडिया का नहीं है। कई बार चर्चा हो रही थी ना कि एक ही कंपनी प्रोडक्शन क्यों कर रही है, उनका पेटेंट कैंसिल कर दिया जाए। कोविशील्ड इंडियन फार्मूला नहीं था ये। इस फार्मूले को तैयार किया था डेवलप्ड बाय ब्रिटिश कंपनी ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और एस्ट्राजेनेका दवा की कंपनी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका इन्होंने मिलकर तैयार किया था। ये ब्रिटिश है। ऑक्सफोर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च भी होती है वहां, और एस्ट्राजेनेका दवा की कंपनी है, ब्रिटिश है ये। इन्होंने कुछ देशों में अप्रूवल दिया कि भाई हमारे बिहाफ पर आप प्रोडक्शन करिए, तो इन्होंने फार्मूला बनाया है। कोविशील्ड का फार्मूला इंडिया का नहीं था। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश कंपनी, और ऑक्सफोर्ड वहां का इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये फार्मूला तैयार किया और प्रोडक्शन करने के अधिकार यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट को दिए थे। तो कुछ देशों में उन्होंने टाई अप कर लिए कि भाई प्रोडक्शन आप लोग करो। तो सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पे प्रोडक्शन करता था, इसका प्रोडक्शन इसका करता था सीरम इंस्टीट्यूट। फार्मूला उनका थोड़ी बनाया था, इसका प्रोडक्शन करता था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर थे साइरस पूनावाला। इनको मिला भी था कुछ समय पहले, इनको मिला था लोकमान्य तिलक अवार्ड। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया था, पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ा के भेजा था, ये क्वेश्चन आया था। लोकमान्य तिलक अवार्ड कुछ टाइम पहले इनको मिला था। तो फाउंडर साइरस पूनावाला, लोकमान्य तिलक अवार्ड कुछ टाइम पहले मिला था, कुछ साल पहले, अभी इस साल का नहीं, कुछ साल पहले इनको मिला था। बट अब इनकी डेथ हो गई है, डाइड। तो प्रेजेंटली अब इस समय कंपनी कौन चला रहा है? इनका लड़का जो है आधार पूनावाला, आधार पूनावाला, इसकी कंपनी है अभी। सीईओ था वैसे भी, जब इसके फादर चेयरमैन थे तब ये सीईओ था। तो प्रोडक्शन इस वैक्सीन का सीरम इंस्टीट्यूट करता था। फाउंडर साइरस पूनावाला, लोकमान्य तिलक अवार्ड कुछ साल पहले मिला है इनको, और अभी इनका लड़का आधार पूनावाला इस कंपनी को चला रहा है। तो कोविशील्ड की कहानी ये है। कोविशील्ड में अभी हुआ क्या, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, जब कुछ लोगों ने ये कहा कि वैक्सीन के बाद से हमें दिक्कतें आई, तो कोर्ट में जब ये गए, कोर्ट में जब इस पे केस हो गया, किसी व्यक्ति ने कुछ कई करोड़, कई 100 करोड़ के लिए, 1000 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ की वो ठोक दिया कि मेरी बॉडी को नुकसान हुआ है, उसके बदले मुकदमा ठोक दिया। तो कोर्ट में जब शुरू में तो डिनाई कर रहे थे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर इनको कबूलना पड़ गया कि ब्लड कहीं कहीं ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं बॉडी के अंदर। इसका साइड इफेक्ट इन्होंने ये बताया था, ब्लड के बॉडी में कहीं कहीं क्लॉट्स हो सकते हैं, पर इन्होंने कहा था कि रेयर चांस है कि ऐसा होगा। इन्होंने कहा था कि रेयर केस में ऐसा होगा कि लोगों को कहीं ब्लड क्लॉट हो सकते हैं।
तो रेयर का मतलब क्या है? हार्ट अटैक तो बहुत लोगों को हो रहा है। बॉडी में ब्लड को आराम से फ्लो करना चाहिए। ब्लड अगर क्लॉट हो जाएगा, हार्ट तक पहुंचेगा नहीं, तो हार्ट क्या करेगा? अटैक कर जाएगा, वो बस्ट कर जाएगा। हार्ट अटैक में क्या होगा? वो जो आर्टरी वीन वगैरह हैं उसमें डैमेज होने लगेंगी। तो हार्ट अटैक वगैरह के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको से जोड़ा लोगों ने कि जो कई प्रकार की बीमारियां लोगों में बढ़ी हैं, महिलाओं में, जेंट्स में, हार्ट के इशू, कई प्रकार की समस्याएं जो आ रही हैं उसको लोगों ने इससे भी जोड़ के देखा। तो यहाँ पे भी हल्ला मच गया कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कोविशील्ड, ज़्यादा वैक्सीन कोविशील्ड लगी है। अब यहीं से फिर लोगों ने कहा कि जो दूसरा वैक्सीन कोवैक्सीन है, न्यूज़ में ही इसकी चर्चा शुरू हो गई। यूट्यूब वगैरह में कुछ लोगों ने कोवैक्सीन के बारे में बात शुरू कर दी। कोवैक्सीन इंडिया का खुद का बनाया हुआ, तो जिसने डेवलप किया था ICMR, उन्होंने चुप करा दिया कि नहीं इसमें ये सेफ है। अपने आप से इस तरह की खबरें मत फैलाइए। कोवैक्सीन जो था इसका फार्मूला डेवलप्ड बाई, इसको बनाया था इंडिया का ही ICMR ने। तो ICMR क्या है? अभी तो लिखा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडियन है और इसका प्रोडक्शन कर रहा था भारत बायोटेक। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन भारत बायोटेक। तो अपनी ही जो रिसर्च संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कोवैक्सीन इनका बनाया था और प्रोडक्शन इसका भारत बायोटेक कर रही थी। तो कोविड में 2020 से लेके अभी तक लगातार मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया। अभी फिर पूछा था ये क्वेश्चन 2021 के बाद से 3 साल लगभग हो गए हैं, लगातार अभी भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसी पर, और हर साल लिखा के भेज रहा हूँ, हर क्लास में बता रहा हूँ मैं। ये कोई भी बैच है सब में बढ़ा के भेजा है। अभी फिर यूपीएससी ने पूछा था किसी एग्जाम में, कभी कोविशील्ड पूछ ले रहा है, कभी कोवैक्सीन पूछ ले रहा है, एक में स्पुतनिक भी आया था, कहीं किसका फार्मूला है वो बता दो, कहीं प्रोडक्शन किसने किया वो बताओ। 1-1.5 साल पहले क्वेश्चन आया था लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला था, साइरस पूनावाला को मिला था। इस सारे क्वेश्चन पूछ चुका है अभी, और एग्जाम के पहले बताए वो क्वेश्चन है। तो कंफ्यूजन ना रहे, ये जो चर्चा चल रही है वैक्सीन का नाम ये ध्यान रख, किसने बना, किसका फार्मूला है और प्रोडक्शन कौन कर रहा था। वाई पारसीज आर सो रिच इन इंडिया, उसका सबसे बड़ा एक तो रीजन है कि बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट काफी शुरू से ही है। एक फैमिली पैटर्न ही है बिजनेस का, और अगर वो एजुकेशन में भी जाते हैं तो एजुकेशन में ही पारसी कम्युनिटी एजुकेशन को और बिजनेस को बहुत प्रायोरिटी देती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन और बिजनेस, इसको प्रायोरिटी बहुत दी जाती है। होमी जहांगीर भाभा, दादा भाई नौरोजी, ये लोग उस जमाने में विदेशों में पढ़े हुए लोग हैं। तो कारण है कि बिजनेस फैमिली भी, बिजनेस में भी इन्वॉल्वमेंट पारसीज का शुरू से ही, स्टार्टिंग से आप देखेंगे हिस्ट्री तो बिजनेस स्टार्टिंग वहीं से है। इंडिया में तो मेन सबसे बड़ा ग्रुप टाटा, JRD टाटा का स्टार्टिंग से आप देखो अगर तो बिजनेस लीग में जुड़े, तो पारसी कम्युनिटी एजुकेशन और बिजनेस दोनों में इन्वॉल्वमेंट बहुत ऊपर रहा है। तो जैसे जैसे कंट्री ग्रो करता गया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तभी ग्रो किए, उससे पहले भी फॉरेन एजुकेशन वगैरह इन लोगों की बहुत रही है। तो जब इंडिया आज़ाद भी हुआ, जो बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े बिजनेस में जो लोग सबसे पहले बेनिफिट मिला जिन कम्युनिटीज़ को, उनमें पारसी कम्युनिटी भी है, क्योंकि सबसे काबिल लोग वहाँ मिले। जब टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस, इन सब चीज़ों की बात आई तो सबसे पहले पारसी कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़े लिखे थे, बाहर से पढ़ के आए थे, बिजनेस में भी, बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा था उनका, और सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं थे। तो कम्युनिटी का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, फैमिली का और कम्युनिटी का, दोनों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। मारवाड़ी कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आप देखोगे बिजनेस, पूरी फैमिली जो बिजनेस में पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस में अच्छा करते जा रहे हैं। तो एक बार 2-3 जनरेशन तक जब सिस्टम बन जाता है और कम्युनिटी के अंदर अगर वो चीज़ आ जाती है तो वो कम्युनिटी उस सोसाइटी में आगे बढ़ी जाएगी। जैसे आप देखोगे अपने आसपास भी समाज में कुछ कम्युनिटी के लोग होंगे जो पढ़ाई को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, पूरी फैमिली ही, और एक पैटर्न बना हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी। किसी किसी फैमिली में देखेंगे बिजनेस को लेके पैटर्न है कि बच्चा जो 12th करने के बाद बिजनेस संभालना शुरू कर दे। पारसी कम्युनिटी में एजुकेशन बिजनेस दोनों को लेकर आप देखोगे, पारसी समुदाय में जितने नाम आप मैक्सिमम आप देखेंगे बहुत बड़े रिसर्च में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या बिजनेस कर रहे होंगे, वो भी बड़े स्केल पर।
चलो ये बताया, अगले पॉइंट पर आए। तो एक बीमारी बता दी हमने मलेरिया के बारे में, अगला पॉइंट लिखो। डेंगू चिकनगुनिया येलो फीवर और जीका, मॉस्किटो वाली 4 बीमारियां और हम बता रहे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका, चारों मॉस्किटो वाली बीमारी हैं। और चारों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो वायरस है, अलग अलग तरह के। डेंगू का अलग वायरस, चिकनगुनिया का अलग वायरस, येलो फीवर का अलग वायरस, जीका का अलग वायरस। तो 4 अलग अलग प्रकार के वायरस हैं, पर इन वायरस को कैरी कौन करेगा? कॉज्ड बाई वायरस। तो पहली बात तो समझ आ गई कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस में भी अलग अलग फैमिली होती हैं, वायरस में भी अलग अलग टाइप होते हैं। डेंगू वाला वायरस जो है एक प्रकार का फ्लेवी वायरस है। वायरस कई तरह के होते हैं, रेट्रो वायरस, फ्लेवी वायरस, एब्रो वायरस, अल्फा वायरस, कई प्रकार के वायरस होते हैं। तो फ्लेवी वायरस, ये डेंगू वाला वायरस जो है फ्लेवी वायरस कैटेगरी में है। चिकनगुनिया वाला जो वायरस है इसका जीनस अल्फा वायरस है, ये अल्फा वायरस। येलो फीवर वाला जो है वो भी फ्लेवी वायरस जीनस का ही है, फ्लेवी वायरस ही कैटेगरी का है ये भी। और जीका वाला जो है वो भी फ्लेवी वायरस है। तो वायरस के कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, रेट्रो वायरस, अल्फा वायरस, फ्लेवी वायरस। डेंगू, येलो फीवर, जीका ये फ्लेवी वायरस हैं, अलग अलग प्रकार के। अगर एक ही होते तो एक ही तरह की बीमारी होती, अलग अलग क्यों होती? फ्लेवी वायरस भी कोई एक ही नहीं है, फ्लेवी वायरस में भी कई प्रकार के हैं। तो फ्लेवी वायरस एक हो गया डेंगू के लिए, एक फ्लेवी वायरस कोई और होगा जो येलो फीवर करा देगा, फ्लेवी वायरस जीका वाला भी है। अगर फ्लेवी वायरस एक ही होता तो 3 बीमारी क्यों कराता? अब ये मत सोचिएगा फ्लेवी वायरस एक ही होता है बस। फ्लेवी वायरस जीनस में भी कई नाम है वायरस के, क्लासिफिकेशन फर्दर कई तरह के हैं। तो फ्लेवी वायरस एक ही नहीं है, फ्लेवी वायरस जीनस में डेंगू वाला भी है, येलो फीवर वाला भी है, जीका भी है। पर फैमिली इनकी बोलोगे तो फ्लेवी वायरस किस फैमिली के हैं? फ्लेवी वायरस के हैं। चिकनगुनिया वाला अल्फा वायरस होता है। तो वायरस के कारण होती हैं चारों बीमारियां। इन वायरसेस को कैरी कौन करेगा? यहां पे मॉस्किटो है एडिस एजिप्टी। कैरियर मॉस्किटो यहां पर इन चारों ही तरह के अलग अलग वायरस को कैरी करने के लिए मॉस्किटो है फीमेल एडिस एजिप्टी, ये इसका नाम है। कैरियर मॉस्किटो है यहाँ पर फीमेल एडिस एजिप्टी। तो ये अलग अलग प्रकार के वायरस हैं जिनको ये मॉस्किटो कैरी कर सकती है। मतलब इस मॉस्किटो में क्षमता है 4 डिफरेंट टाइप के वायरस कैरी करेगी, और काटने के द्वारा जिस वायरस को बॉडी में ड्रॉप करेगी वो बीमारी हो जाएगी। काटने के द्वारा जिस जिस वायरस को ड्रॉप करेगी वो बीमारी होगी। इसमें से डेंगू जो है वो डेडली टाइप की डिजीज है। चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका ये डेडली डिजीज नहीं है, उतने जानलेवा बीमारी नहीं है। डेंगू जो है ये जानलेवा बीमारी है, इसमें ज्यादा खतरनाक है डेंगू। डेंगू है डेडली डिजीज, डेडली डिजीज। बाकी तीनों डेडली नहीं है, डेंगू डेडली डिजीज है। वर्ल्ड का पहला डेंगू वैक्सीन, वर्ल्ड का पहला डेंगू वैक्सीन, इसका नाम है डेंगवैक्सिया, डेवलप्ड बाय, दवा की कंपनी है सनोफी पाश्चर। डेवलप्ड बाय
सनोफी पाश्चर। तो डेंगू डेडली टाइप की डिजीज है। वर्ल्ड का पहला डेंगू वैक्सीन, इसका नाम है डेंगवैक्सिया, सनोफी पाश्चर ने इसको डेवलप किया था। डेंगू फीवर ऑल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर। ऑल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर, बहुत जबरदस्त पेन कराता है बोन वगैरह में, ब्रेकबोन फीवर। इसके कुछ सिम्टम सीवियर बॉडी एक, बॉडी पेन, स्किन पे रैशेस और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नोज से ब्लड आना, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। तो डेंगू खतरनाक बीमारी है। इसका वैक्सीन डेंगवैक्सिया सनोफी पाश्चर ने डेवलप किया। डेंगू को ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। सिम्टम इसके जबरदस्त पेन करेगा, हड्डियों वगैरह में बहुत दर्द करता है, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं और नोज से ब्लड भी आ जाता है, नोज से ब्लड भी आ जाता है इसमें। डेंगू में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो होती हैं, हमारे ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। प्लेटलेट जो होती हैं, जिनको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, उसको घटा देता है, प्लेटलेट्स को किल कर देता है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है और क्लॉटिंग में मदद भी करता है। अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बॉडी में बहुत घट जाएंगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं, ब्लड रुकेगा नहीं, मतलब अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो ब्लड रुकेगा नहीं, बाहर निकलता जाएगा। तो प्लेटलेट्स का बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल है और प्लेटलेट्स को ही ये डैमेज करता है, इसका जो वायरस है। इन दिस डिजीज नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड के बारे में जब बताऊंगा तब चर्चा करेंगे इस पर। इन दिस डिजीज नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। तो डेंगू फीवर को हम ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, कुछ सिम्टम इसके हमने बताए। और इस बीमारी में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर बहुत तेजी से कम होने लगती हैं। प्लेटलेट का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। ड्रास्टिकली, स्पेलिंग ठीक कर लो, DRAS, ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। टू 2024 में साउथ अमेरिका का कंट्री है पेरू। दो महीने में लगभग 31,000 मामले वहां पर आ गए डेंगू के और वहां पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। पेरू इन 2024 हेल्थ इमरजेंसी declared in Peru due to large number of dengue cases. तो साउथ अमेरिका का कंट्री पेरू
2024 में हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ गई, बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस होने के कारण। 31,000 मामले बहुत कम टाइम में सामने आ गए हैं। प्लेटलेट्स का रोल प्लेटलेट्स का बॉडी में क्या काम है? सबसे मेन काम है हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। टेस्ट वगैरह आगे बताऊंगा मोहित में, टेस्ट वगैरह आगे बताऊंगा, इसमें ब्लड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसमें चीजें। अभी बस ये देखो, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें चिकनगुनिया और येलो फीवर ये जानलेवा बीमारी नहीं है। अब हम थोड़ी बात कर लें जीका के बारे में। डेंगू के बारे में हमने बताया, अब जरा जीका के बारे में चर्चा कर लें। जीका वायरस डिजीज, नाम वैसे इसका ये है, जीका वायरस डिजीज। जीका वायरस डिजीज अगर किसी एडल्ट को हो रही है तो उस एडल्ट में कोई डेडली डिजीज नहीं है। ये जैसे चिकनगुनिया, येलो फीवर है, वैसे ही है। जानलेवा बीमारी एडल्ट में नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले 1947 में ये सामने आया। रीसस मंकी, अफ्रीका में एक मंकी होता है रीसस मंकी, रीसस मंकी में इस वायरस का पता चला। तो जीका वायरस का ओरिजिन अफ्रीका में रीसस मंकी से है। 1947 युगांडा कंट्री जहां पर ये पाया गया वायरस, और युगांडा में जीका फॉरेस्ट जंगल के नाम पर ही इसका नाम जीका पड़ा है। तो 1947 रीसस मंकी, युगांडा, जीका फॉरेस्ट। 1947 रीसस मंकी में पता चला युगांडा के जीका जंगलों में, जीका फॉरेस्ट में पहली बार वहां पता चला। ह्यूमन में इसका पता चला 1952 में। ह्यूमन में पहला केस सामने आया 1952 में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक दूसरा अफ्रीकन कंट्री, वहां से पता चला। तो अगर किसी एडल्ट को जीका हो रहा है तो ये जानलेवा बीमारी नहीं है। पर ये मॉस्किटो वाली अकेली ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। मॉस्किटो वाली बीमारी अगर आप पूछें कि सर डेंगू सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है क्या? नहीं। मलेरिया नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, अकेली सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है जीका। सेक्सुअली ट्रांसमिट जीका वायरस हो सकता है। और अगर प्रेग्नेंट वीमेन को है, क्या प्रेग्नेंट वीमेन से बच्चे को भी हो सकता है? यस। प्रेग्नेंट लेडी को है तो उससे बच्चे को भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आएगी? ये वायरस अगर प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट किया, मतलब उसके बॉडी में गया, तो जो फीटस डेवलप हो रहा है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, एक तो फीटस को नुकसान पहुंचाएगा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेगा। स्कल, सिर जो है, ब्रेन को नुकसान करेगा। तो ये वायरस अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एंटर कर गया तो फीटल डिफॉर्मेशन, फीटस जो है भ्रूण, उसको डैमेज करेगा और नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करेगा। तो बच्चा जब पैदा होगा वो बच्चा तो नॉर्मल रहेगा, सिर्फ उसका स्कल, उसका सिर अगर देखोगे तो वो एबनॉर्मल होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब बॉडी के प्रोपोर्शन में जितना हेड का साइज होना चाहिए वो नहीं है, वो उससे छोटा होगा। इसको बोलते हैं माइक्रोसिफेली। माइक्रो मतलब छोटा, सिफेली मतलब स्कल। तो स्कल जो है वो नॉर्मल बॉडी के प्रोपोर्शन में एबनॉर्मली स्मॉल स्कल है। माइक्रोसिफेली की समस्या हो जाती है जीका में। तो शुरू में तो दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करेगा तो उसका ब्रेन भी ग्रो करेगा। तो ब्रेन को जगह तो चाहिए फैलने के लिए, और स्कल छोटा है। अब आपका ये स्कल अगर छोटा है और ब्रेन को एक्सपेंड करने की जगह चाहिए,
तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और ब्रेन को जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, और स्कल छोटा साइज, तो ब्रेन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो आगे जाके इन बच्चों पे खतरा होगा ब्रेन डैमेज होने का, ये समस्या है। एडल्ट को जीका हो जाए प्रॉब्लम नहीं, पर जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनके स्कल को अफेक्ट कर देगा, फ्यूचर में जाके ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ेगा। ये है जीका की समस्या। पॉइंट समझ आ गया? तो जीका वायरस फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीकन रिसस मंकी। First time reported in rhesus monkey in 1947. First time reported in rhesus monkey 1947 from Jika forest, Uganda. First time reported from humans. First time reported in humans in 1952 from Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of कॉन्गो, शॉर्ट में इस कंट्री को DRC कह देते हैं। इस कंट्री का पुराना नाम था जायरे, ओल्ड नेम इस कंट्री का जायरे। तो जीका वायरस डिजीज पहली बार रिसस मंकी में 1947 में युगांडा के जीका फॉरेस्ट में पता चला था। ह्यूमन में पहली बार 1952 में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो कंट्री का नाम, इस कंट्री को ही पहले जायरे कहते थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर पे लाई करता है ये। ज्यादातर बीमारियां आप देखेंगे इक्वेटर से ही आती हैं। ज्यादातर बीमारियों का ओरिजिन आप देखेंगे वो अफ्रीका के इक्वेटर से ही ओरिजिन हुआ है। कई बीमारियों का ओरिजिन वहीं से है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में इसका रीजन भी पता चलता है। ह्यूमिड क्लाइमेट है, टेम्परेचर मॉडरेट है, ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो जीका ये है, इट इज ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, it is only sexually transmitted mosquito related disease. It is only sexually transmitted mosquito related disease. मच्छर वाली बीमारियां जितनी हैं उनमें अकेला सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है जीका। मच्छर वाली जितनी बीमारियां हैं उनमें अकेली बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है जीका। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आया, 2 से 3 बार यूपीएससी में, और जो लिखाई ये लाइन वही क्वेश्चन था। सिविल सर्विसेज में पूछा था ये, अभी हाल फिलहाल में भी आया था कुछ टाइम पहले, यही लाइन लिखी थी। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, बिल्कुल है, मदर से बच्चे को भी ट्रांसफर होता है। Zika virus can also be transmitted from pregnant women to Zika virus can also be transmitted from pregnant women to her fetus. फीटस को, जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको अफेक्ट कर सकता है ये। तो जीका वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रेग्नेंट वीमेन टू फीटस एंड इट कॉज फीटल डिफॉर्मेशन and neurological disorder.
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या करेगा, इसका एग्जांपल है माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली ये प्रॉब्लम कर देगा। तो जीका वायरस प्रेग्नेंट वीमेन से बच्चे में जा सकता है, फीटस को प्रभावित कर देगा। तो बच्चा जो डेवलप हो रहा है गर्भ में, उसके स्कल को, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करेगा और बीमारी कर देगा माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब है, माइक्रो मतलब छोटा, सिफेली का मतलब स्कल। माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली का मतलब हो गया एबनॉर्मली स्मॉल हेड। तो जब ये बच्चा डेवलप होगा, आगे जब ये डेवलप होगा तो उसका ब्रेन डैमेज होने का खतरा, क्योंकि स्कल साइज बहुत छोटा है। जब ये बच्चा आगे ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, स्कल साइज छोटा होने के कारण डैमेज का रिस्क बना रहेगा कि ब्रेन को जगह नहीं मिल रही है आगे ग्रो करने के लिए। ब्रेन को जितनी जगह चाहिए, जगह नहीं मिल रही कि वो एक्सपेंड कर पाए, ग्रो कर पाए। कुछ नोट करना नोट करिए, फिर आगे बढ़े। एबनॉर्मली स्मॉल साइज, एबनॉर्मली स्मॉल साइज हेड। एक बीमारी है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, और एक बीमारी और लिखो, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस, इन दोनों में ही प्रॉब्लम क्या है देखो। जापानीज इंसेफ्लाइटिस कॉज्ड बाय, वायरस का नाम ही है जेई वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस। वायरस का नाम है जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस। और फाइलेरियासिस कॉज्ड बाय नीमाटोड्स, या राउंड वॉर्म कह लो, वॉर्म के कारण होता है ये, राउंड वॉर्म्स। यहाँ वायरस नहीं है, वॉर्म जिम्मेदार है। तो एक प्रॉब्लम है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। यूपी में, गोरखपुर वगैरह में कई बार सुना होगा आपने, जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बार घटना हुई, कई बच्चों की डेथ हो गई थी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। तो ज़्यादातर बीमारी वहाँ फैलती कौन सी थी, मानसून वगैरह में हर साल प्रॉब्लम होती थी। यूपी वगैरह में, यूपी ईस्टर्न एरियाज में ज़्यादातर जापानीज इंसेफ्लाइटिस के मामले होते थे। क्या बोल देते थे, दिमागी बुखार हो गया। जनरली बोलचाल में लोग कहते थे दिमागी बुखार हो गया। बेसिकली जो बीमारी बहुत प्रिवलेंट थी, अब तो वैक्सीन वगैरह अवेलेबल हो गया है, केसेस बहुत कम हो गए, कंट्रोल हो गया। गवर्नमेंट प्रोग्राम भी कई सारे चला रही है इसके ऊपर, स्टेट में भी काफी काम हुआ। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस काफी रोकथाम हो गई, पर कई साल तक ये प्रॉब्लम वहां पर रही है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इसका जो वायरस है, उस वायरस का नाम है जेई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, पूरा नाम, वही बीमारी उसी के नाम पर है। इस वायरस का सोर्स क्या है, इस वायरस का सोर्स क्या है, ये वायरस आता कहां से है? इसका सोर्स है वाइल्ड बर्ड्स एंड पिग। वाइल्ड बर्ड और पिग इसका सोर्स है जेई वायरस का। अब कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे प्रिवेंशन हो गया है, काफी हद तक इस पर कंट्रोल पा लिया गया है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस जेई वायरस, जेई का फुल फॉर्म वही है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। सोर्स क्या है इस वायरस के? वाइल्ड बर्ड एंड पिग। फाइलेरियासिस निमाटोड्स के द्वारा होता है, जिसको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं। अब इनको कैरी करने का काम कौन करेगा? ये वाला जेई वायरस और ये वॉर्म, यहां पर कैरियर कौन है? कैरियर इन दोनों ही बीमारी के केस में है, इसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो।
तो ये वाला वायरस और ये वाले वॉर्म, इनको कैरी कराने का काम क्यूलेक्स मॉस्किटो कराता है। तो अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो जेई वायरस को कैरी करेगा, ड्रॉप कर देगा बीमारी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो राउंड वॉर्म वगैरह को कैरी करेगा, बीमारी करा देगा फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस को एक और नाम से जाना जाता है, इसके सिम्टम अगर देखोगे, एक सिम्टम तो ये है, पैर बहुत फूल जाता है, हाथी पांव बोल देते हैं। फाइलेरियासिस ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। फाइलेरियासिस का एक और नाम नोट कर लो, एलिफेंटियासिस। फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। तो ये मॉस्किटो उस वायरस को या इन वॉर्म को भी कैरी कर सकता है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस कराने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, फाइलेरियासिस के लिए भी। फाइलेरियासिस को ही हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। हाथी पांव, बोलचाल की भाषा में हाथी पांव, पैर जो है सूज कर बहुत मोटा हो जाता है, पैर में स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत सूज के मोटा हो जाएगा। इसका इमेज देखो गूगल पे, एक बार में समझ जाओगे क्यों नाम दिया गया। ये नॉर्मल बॉडी तो पतला है, पैर सूज के बहुत मोटा हो गया। अब ये बीमारी जो होती है, मेनली 3 टाइप के फाइलेरियल वॉर्म्स हैं। इन वॉर्म में भी नाम मैं एक्चुअल बताऊं आपको, ये तुमने निमाटोड या राउंड वॉर्म लिख दिया है, एक्चुअल नाम अगर देखें, 3 टाइप ऑफ फाइलेरियल worms which cause filariasis are 3 types of filarial worms which cause filariasis are, एक का नाम है, यूपीएससी ने पूछा था ये वाला, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी एक तो ये था, एक है 90% केसेस यही कराता है। 90% जो केसेस हैं फाइलेरियासिस के वो इसी से होते हैं। उस वॉर्म का नाम ये है। तो हमने बोल दिया फाइलेरियासिस निमाटोड या राउंड वॉर्म के कारण होता है। उनके नाम बताइए, 3 तरह के हैं। 90% जो केसेस फाइलेरियासिस के हैं निमाटोड, उसका नाम ये है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये क्वेश्चन आया था। तो हाथी पांव के फाइलेरियासिस के 90% मामले ये पर्टिकुलर निमाटोड है जो कराता है केसेस। इसके अलावा 2 और हैं पर उनके केसेस कम है। तो चाहे तो आप बस एक ये याद रख लेना, ये वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी वाला यूपीएससी पूछ चुका है। बाकी 2 मैं लिख दे रहा हूं, नहीं याद करना तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसका नाम है ब्रूगिया मलई और एक का नाम है ब्रूगिया तिमोरी। ब्रूगिया तिमोरी तो मैंने लिख दिए, बाकी 2 चाहे तो मत याद करो, नहीं लिखना तो मत लिखो, पर ये पहला वाला जरूर ध्यान रखो, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। तो फाइलेरियासिस निमाटोड के कारण होता है। निमाटोड कोई एक चीज नहीं है, निमाटोड में कई सारे होते हैं। तो कुछ नाम मैंने बताए। फाइलेरियासिस निमाटोड के कारण होता है। निमाटोड के उदाहरण जैसे कि वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई, ब्रूगिया टिमोरी, इनमें 90% मामले अकेला ये कराता है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। इसको कैरी करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। अभी पूरी बात क्लियर हो गई होगी। बीमारी समझ आ गया ये दोनों। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वगैरह के केसेस बहुत थे, अब वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक चीज ये है कि वैक्सीन अवेलेबल है अब। तीन हो गए, इसके बाद लिखो। नाम नोट कर रहा है कर लो, आगे बढ़े फिर।
चौथा लिखो, एक बीमारी है काला अजर, इसको और भी कई नाम से जानते हैं, इसको ब्लैक फीवर भी कह देते हैं, और एक नाम है दमदम फीवर, दमदम फीवर, और जाना जाता है वाइसरल लेशमेनियासिस, वाइसरल लेशमेनियासिस। तो काला अजर, ब्लैक फीवर, दमदम फीवर या वाइसरल लेशमेनियासिस, एक ही बीमारी के 4 नाम लिख दिए हमने। कॉज्ड बाय लेशमेनिया प्रोटोजोआ, लेशमेनिया जो वर्ड लिखा है प्रोटोजोआ का नाम है, किसके कारण होता है? लेशमेनिया प्रोटोजोआ के कारण, उस प्रोटोजोआ के नाम में लेशमेनिया वर्ड आएगा। कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, अगर नाम पूछ ले तो पूरा नाम तो याद नहीं करना, लेशमेनिया वर्ड याद कर लो बस, लेशमेनिया। तो काला अजर, ब्लैक फीवर, दमदम फीवर या वाइसरल लेशमेनियासिस, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, और इस प्रोटोजोआ के नाम में लेशमेनिया वर्ड आता है, तो लेशमेनियासिस इसीलिए नाम आया। और यहाँ पर कैरियर कौन है? यहाँ पर कैरियर मच्छर नहीं है, यहाँ पर कैरियर होती है मक्खी, कैरियर है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, कैरियर सैंड फ्लाई, मक्खी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ। एक बीमारी और लिखो, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, यहां भी प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ, और यहां पर कैरियर है सेसेफ्लाई, सेसेफ्लाई। तो काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस, ये कुछ बीमारियों का नाम हो गए। स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। काला अजर तो हर जीएस के पेपर में आया होगा, काला अजर हर पेपर में पूछा है। स्लीपिंग सिकनेस स्टेट पीसीएस यूपी में 6-7 बार से ज्यादा आ चुका है, एसएससी सीजीएल में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म कौन है और कौन मच्छर या मक्खी इसको कैरी करने का काम करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट बात है। नोट करना है कर लो, फिर आगे लिखें। कोई पॉइंट नोट करना है लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ें। अब एक बात यह आती है कि मॉस्किटो पॉपुलेशन वगैरह को कंट्रोल करना हो तो हमारे पास क्या तरीके हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट एक तो यूज करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि मॉस्किटो रेपेलेंट में क्या केमिकल कौन सा डाला जाता है? कछुआ छाप ले रहे हो या मॉस्किटो ऑल आउट वगैरह लगा रहे हो, कोई केमिकल तो यूज हो रहे होंगे, क्या केमिकल वगैरह का इस्तेमाल होता है? एक मछली भी एक मछली भी होती है मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। मॉस्किटो जब डेवलप करता है, जब इनिशियल स्टेज में एग होगी, लार्वा होगा, जब वो ग्रो करेगा शुरू में, तभी वो खा जाते हैं। तो मछली होती है, गंबूशिया उसका नाम होता है। हालांकि इसकी पॉपुलेशन अब कम हो रही है, पर वो मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम करती है, गंबूशिया फिश। एक दो नोट लिख लो जरा। गंबूशिया फिश eat mosquito larva and helps to control mosquito population. Helps to control mosquito population. तो गंबूशिया फिश eat mosquito larva and helps to control mosquito population. पॉपुलेशन इसकी घट रही है, पर ये कम होती जा रही है। पॉपुलेशन डिक्रीजेस। इसके अलावा यूकलिप्टस, सफेदे का जो पेड़ होता है,
यूकलिप्टस ऑयल also act as mosquito repellent. Mosquito repellent. यूकलिप्टस का जो ऑयल होता है, यूकलिप्टस होता है सफेदे का पेड़, इससे कई सारी दवाएं भी बनती हैं। एस्थमा की दवा है, उसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट है, कई सारी मेडिसिन में भी यूज होता है, कमर्शियल यूज भी होता है यूकलिप्टस का। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, पर ये पानी बहुत सोखता है, वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, आसपास के प्लांट को खत्म करने लगता है, और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्री होता है। इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से आया था ये, इसका ओरिजिन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लांट है यूकलिप्टस। इंडिया में ये इसका ऑस्ट्रेलिया से आया, ओरिजिन है ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया में लोग लगाते क्यों हैं? कमर्शियल यूज है, मेडिसिनल यूज है, जैसे कि मॉस्किटो रेपेलेंट में काम आ गया, एस्थमा की दवा में काम आ गया। तो यूकलिप्टस ऑयल ऑल्सो एक्ट एज मॉस्किटो रेपेलेंट। इसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट जो होते हैं लिक्विड वाले, मॉस्किटो रेपेलेंट्स कंटेन केरोसिन। 90% से ज़्यादा तो केरोसिन होता है इसमें, 90% से ज़्यादा केरोसिन है। तो केरोसिन तो बहुत सस्ता मिल जाता है, फिर इतना सा क्यों खरीद रहे हैं? जो केमिकल मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पर डाले जाते हैं वो होते हैं एलेथ्रीन। केमिकल का नाम अगर पूछ ले, एलेथ्रीन, पैराथ्रीन, एक होता है ट्रांसफ्लूथ्रीन। ये कुछ केमिकल होते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट्स में यूज होते हैं। तो मॉस्किटो रेपेलेंट जो केमिकल आते हैं, केरोसिन होता है 95% तकरीबन। ये कुछ केमिकल डाले जाते हैं मच्छर को भगाने के लिए, एलेथ्रीन, पैराथ्रीन, ट्रांसफ्लूथ्रीन। तो ये हो गई मॉस्किटो के बारे में जानकारी, मच्छर मक्खी वाली कुछ बीमारियां हमने समझ ली। यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट ट्री है आफ्टर सिकोया। सिकोया अमेरिकन प्लांट है, ये अमेरिका का। तो यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्री होता है सिकोया के बाद, सिकोया अमेरिका। और इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहते हैं हाई वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण, कॉल्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट ड्यू टू हाई वाटर एब्जॉर्प्शन। यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्री है सिकोया के बाद, अमेरिकन प्लांट है सिकोया। इकोलॉजिकल टेररिस्ट भी यूकलिप्टस को बोला जाता है, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण, पानी बहुत सोखता है ये यूकलिप्टस, पानी बहुत सोखता है। फिर इंडिया वगैरह में भी कल्टीवेशन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका मेडिसिनल और कमर्शियल यूज है। कल्टीवेशन लोग करते क्यों है अगर इतना खराब है तो? इसका मेडिसिनल एज वेल एज कमर्शियल यूज है। मेडिसिनल यूज एग्जाम्पल के तौर पे एस्थमा की दवा बनती है, यूकलिप्टस ऑयल used in asthma and some other respiratory
disease, bones problem, bones and joints problem, इनमें भी यूज होता है। तो यूकलिप्टस ऑयल अस्थमा में, कुछ सांस की और बीमारियों में, बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम में, इन सब जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। यूकलिप्टस का इस्तेमाल इन जगहों पर होता है। सिकोया ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया में। अमेरिका में भी लिखना चाहो अगर, कैलिफोर्निया यूएस लिख लो यहाँ। तो लाइफ साइंस का आपका 8वां लेक्चर हो गया, और आज हमने एक अलग से टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक पढ़ा है मॉस्किटो वाला, जो आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया हमने। 8वां लेक्चर हो गया, चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है पूरा का पूरा 7 लेक्चर में। 8वां लेक्चर हमारा मॉस्किटो का टॉपिक हो गया, और एक क्लास में हमने मॉस्किटो के बारे में पूरी जानकारी कंप्लीट कर ली। ठीक है, आज वाली क्लास यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो कोई स्टूडेंट, जो यूट्यूब वाले कोई स्टूडेंट होंगे, तो एक आइडिया लग जाएगा कि जो अभी ऑनगोइंग लाइव बैच चल रहा है उसमें क्या कवरेज हो रही है। तो पहले स्टूडेंट अगर पढ़ रखे होंगे पुराने भी और देखना चाहें कि लाइव बैच में क्या कराया जा रहा है, सारे लेक्चर तो पॉसिबल नहीं है, तो आज 8 नंबर लेक्चर है, पर पूरा एक टॉपिक है आज की क्लास में, स्टार्ट टू फिनिश एक पूरा सिंगल टॉपिक पूरा है। तो आज वाली क्लास यूट्यूब पे भी रहेगी। बैच डिटेल कोई देखना चाहे तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, वो बैच का लिंक यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों का कोई डाउट किसी का है तो पूछ लीजिए, आज वाली क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं, कल देखेंगे इसके आगे। प्रोटोजोआ आगे मैं वैसे बैक्टीरिया वगैरह जब सेल के बारे में बताऊंगा, कल हम सेल का टॉपिक शुरू करेंगे। कल चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, सेल बायोलॉजी। तो सेल का स्ट्रक्चर जब देखेंगे, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ का अंतर तब पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए प्रोटोजोआ बस आप ये समझ लीजिए, सिंगल सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। कोई भी बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, सॉरी प्रोटोजोआ, कोई भी प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल का बना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, लेस्मेनिया, ट्रिपेनोसोमा, कई प्रोटोजोआ के नाम बताए हमने। सभी प्रोटोजोआ सिंगल सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सभी बैक्टीरिया भी सिंगल सेल के होते हैं। इनके अंतर में एक सेल का स्ट्रक्चर में अंतर है, वो बताऊंगा मैं कल जब हम बात शुरू करेंगे। प्रोटोजोआ बस अभी आप ये जानिए सिंगल सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर बैक्टीरिया से अलग होते हैं। यूकैरियोट प्रोकैरियोट एक डिफरेंस होता है, वो जब आगे बताऊंगा सेल में तब देखेंगे। ठीक है क्लास, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कोई सवाल किसी का हो पूछना हो पूछ लीजिए। स्लीपिंग सिकनेस नाम से नहीं पता लग रहा संतोष? लंबे समय तक व्यक्ति सोता चला जा रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति है, कमजोर होता जा रहा है, मसल लॉस हो रही है, पूरी बॉडी दर्द हो रही है, यही सब सिम्टम होंगे और क्या होगा। लंबे समय तक व्यक्ति सो रहा है, बीमार पड़ा हुआ है, मसल लॉस हो रही है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, पूरी बॉडी दर्द हो रही है, उठने का ही मन नहीं कर रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है, यही सब सिम्टम्स है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर,
पोलियो वगैरह के बारे में बताऊंगा तब लिखा दूंगा मैं सब, पोलियो स्मॉल पॉक्स, उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक लिखा होगा जोनस साल्क, वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन नहीं है, उसने पोलियो वैक्सीन बनाई थी। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था जेनर ने, उसको बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। कल बता दूंगा मैं थोड़ा इसके बारे में। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, जिसने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे वो बात। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।